जी, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं नवाबशाह की बात डॉक्टर राहील राठौर के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ज़ियाबतीस का आलमी दिन मनाया जा रहा है और शुगर का मरीज़ हर घर में मौजूद है। पाकिस्तान इस वक़्त दुनिया में बदतरीन सूरत-ए-हाल है। इसी तरीके से हर तीसरा शख्स शुगर के आर्ज़े में मुब्तला है। इसके अलावा हड्डियों की बीमारी भी हर घर में है। तो हड्डियों का और ज़ियाबतीस का आपस में क्या ताल्लुक है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी सवाल को, इसी मोहम्मे को हल करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं माहिर डॉक्टर, हड्डियों की माहिर डॉक्टर, जो कि एक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ये एक एज़ाज़ है गोल्ड मेडलिस्ट होना। और ये पम्स के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जो कि हड्डियों का वार्ड है हमारे हॉस्पिटल के अंदर। आज हम इनसे जानेंगे कि हड्डियों का और ज़ियाबतीस का आपस में क्या ताल्लुक है। सबसे पहला हमारा सवाल ये होगा कि जो ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं, ज़ियाबतीस के मरीज़ों के अंदर फ्रैक्चर होना, हड्डियों का देर से जुड़ना और बोन डेंसिटी के बारे में आप क्या बताएँगी? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये है कि अब डायबिटीज़ जो है, थोड़ा-सा मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि डायबिटीज़ 2 तरह की है। एक टाइप 1 डायबिटीज़, दूसरी टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है मोस्टली चाइल्डहुड में और एडल्टहुड में होती है और ये एक ऑटो इम्यून जो है डिसऑर्डर है। इसको जेनेटिक, एनवायरमेंटल, वायरस फैक्टर्स एग्रावेट करते हैं। इसका जो इम्पैक्ट बोन में ये है कि इसमें एब्सोल्यूट टाइप 1 डायबिटीज में एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है, जो बोन की एनाबॉलिक सिग्नलिंग है, बोन फॉर्मेशन, जो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी है, उसको ये इफेक्ट करती है, बोन रिमॉडलिंग को इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से बोन मिनरल डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है। ये बहुत फास्ट रेट में चलती है। बच्चों में आप देखेंगे, एडल्टहुड में बहुत जल्दी से ये बढ़ती है। जबकि जो टाइप 2 डायबिटीज है, ये स्लोली प्रोग्रेसिव है और मोस्टली ओल्ड एज में होती है। इसका इफेक्ट ये होती है, फिजिकल जेनेटिक फैक्टर आपका, मतलब फैमिली हिस्ट्री भी पॉजिटिव होती है, फिजिकल एक्टिविटी, आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, ये सारे इसी कॉम्बिनेशन की वजह से है। इसमें ये क्या होता है कि जो बोन का आर्किटेक्चर है, बोन क्वालिटी है, अब बोन के अंदर जो है ना कोलेजन है, कोलेजन की क्रॉस लिंकिंग जो है बोन को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है। टाइप 2 डायबिटीज इस पे इफेक्ट करती है और टाइप 2 इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है। अब इंसुलिन तो है बॉडी में, ठीक है, इसमें आपको बीएमडी, बोन मिनरल डेंसिटी नॉर्मल भी मिलेगी, बढ़ी हुई भी मिलेगी, लेकिन जो इसकी बोन क्वालिटी है, कोलेजन है, वो इफेक्टेड होती है, जिसकी वजह से हमारे बोन्स वीक होते हैं। दूसरे कुछ फैक्टर्स हैं। ये फैक्टर्स एक आम के हिसाब से भी, स्पेशली डॉक्टर्स कम्युनिटी की, वर्ल्ड डायबिटीज डे का मौका है, इसमें ज़ाहिर है हमारे पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज भी हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स भी हैं, उस हिसाब से भी मैं कुछ फैक्टर्स आपसे, ये एडवांस्ड और ऐसे कि समझिए कि ये लेटेस्ट जो है ना आर्टिकल से रिलेटेड फैक्टर्स है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले है एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। अब जो ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स का मकसद ये कि जैसे किसी चीज का, कोई चीज दीमक की तरह खाए, मीठापन, ग्लाइकेशन, ठीक है ना, जब खून में ये किसी चीज के साथ ग्लाइकेशन जम जाए, अब यहाँ पे नॉन एंजाइमेटिक कोलेजन जो है, उसके साथ ये ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स मिलेंगे, कोलेजन को स्टिफनेस सख्त करेंगे और ब्रिटल कर देंगे और बोन फ्रेगलिटी रिड्यूस हो जाएगी। पहला ये फैक्टर। दूसरा ये कि माइक्रो एंजियोपैथी, इसमें जो ब्लड वेसल्स हैं, खून की शरियानें हैं, ठीक है ना, इसको भी इफेक्ट करेगी। खून की शरियानें, ब्लड वेसल्स जब आपकी इफेक्टेड होंगी, जो बोन को परफ्यूजन, जो खुराक हो, इस खुराक उसको इसी ब्लड वेसल्स से मिलती है, न्यूट्रिएंट आर्टरी आपकी इफेक्टेड हो सकती है, जिसकी वजह से इस्कीमिया हो जाता है और बोन आपका वीकनेस की तरफ जाता है। फैक्टर्स अलग अलग हैं, काम सबका एक ही है कि बोन को वीक कैसे कर रहा है। तीसरा जो हमारे पास है पॉइंट, वो है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन। अब डायबिटीज क्या करती है, लो ग्रेड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आहिस्ते आहिस्ते से हर तरह से जख्म बढ़ाती है बॉडी में, ठीक है। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, अब मैकेनिज्म ये है कि बॉडी में एक होते हैं फ्री रेडिकल्स, दूसरे होते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं कि डिफेंसिव, मतलब कि एक हमें हिफाजती जो है ना बॉडी को प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, और जो फ्री रेडिकल्स हैं वो आपको नुकसान देगा। अब इन दोनों के बीच में इम्बैलेंस हो गया, नुकसान पहुंच रहा है, हमारे कोई प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म नहीं है, तो आपके सेल टिश्यू, बोन्स वगैरह जो है, इसमें डैमेज होना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया। एक मैं जी। कुछ दो चीजें, एक है कि भी मेडिसिन के हिसाब से दो हमारे ग्रुप हैं। एक थायोजोलिडाइन ग्रुप है, जो एडिपोजेनेसिस, मतलब कि फैट सेल ज्यादा बढ़ा रहा है, ओवर द ऑस्टोब्लास्टोजेनेसिस, बोन कम बनेगा, उसमें फैट सेल्स बढ़ाएगा। एक आपका ग्रुप होता है सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 2 इनहिबिटर, SGL2 इनहिबिटर, स्ट्रेस फ्रैक्चर कॉज करवाता है। और आपकी फिजिकल एक्टिविटी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और फिजिकल एक्टिविटी,
वॉक नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, और आपके बोन सप्लीमेंट्स, विटामिन डी और कैल्शियम डेफिशिएंसी है डाइट में। ये सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमने एक और चीज़ नोट की है कि जो शुगर के मरीज़ होते हैं, इनको एक चारकोट मसला होता है, जो फूड के अंदर होता है, जिसकी वजह से अक्सर हम देखते हैं आगे जाके पाँव कट जाते हैं, उँगलियाँ कट जाती हैं या ज़ख्म भरने में नहीं आता। इसकी वजूहात क्या हैं? तशख़ीस कैसे होती है? ये ठीक होने का कोई इसमें अमल है? इसके बारे में चारकोट फूड जो सबसे बड़ा डायबिटिक्स ज़ियाबतीस के मरीज़ के लिए मसला है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, चारकोट फूड, अब इसमें क्या होता है कि डायबिटीज में हाइपरग्लाइसीमिया, शुगर जैसे बढ़ जाता है तो नर्व सिग्नल्स जो पेरिफेरल नीचे की तरफ नर्व्स जो सिग्नल्स जाते हैं वो इफेक्टेड हो जाते हैं। इफेक्टेड, आपके नर्व्स डिस्ट्रॉय होना, मतलब डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। नर्व्स की वजह से नीचे पेरिफेरल न्यूरोपैथी सेंसेशन लॉस हो जाती है। अब पेशेंट को महसूस नहीं होता, दर्द भी नहीं होगा, महसूस भी नहीं करेगा। उसका एबनॉर्मल गेट, अब सपोज करें ये एंकल जॉइंट है, अब यूं चल रहा है, यूं चल रहा है, जिसकी वजह से जॉइंट और बोन है उसमें डिस्ट्रक्शन होती है, जिसको हम चारकोट बोलते हैं। अब चारकोट के दो स्टेज है, एक एक्यूट, एक क्रॉनिक। एक्यूट स्टेज, इसमें जल्दी से ना पेशेंट हमेशा क्रॉनिक स्टेज में जाने के बाद आता है डॉक्टर के पास। एक्यूट स्टेज, आपको दोनों अपने पाँव कंपेयर करने हैं। एक पाँव में आपका जो टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा, बढ़ेगा। वार्मथनेस, रेडनेस, मतलब रेड हो जाएंगे, गरम गरम लगेंगे और स्वेलिंग होगी पेशेंट में। ये एक्यूट स्टेज है। पेशेंट क्या होता है कि जब सेंसेशन चली जाती है, डिफॉर्मिटी एबनॉर्मल जॉइंट्स हैं, और उसके बाद यहाँ पे अल्सर और इन्फेक्शन के साइन मिलते हैं, यहाँ पे जाके पेशेंट एम्पुटेशन के स्टेज में आते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पेशेंट को सेंसेशन फील नहीं हो रही है। अब रिपीटेड ट्रॉमा की हिस्ट्री, बार बार गिर रहा है, उसको पता ही नहीं, एहसास नहीं, मैं गिर रहा हूँ, मुझे चोट लगी है, मुझे जख्म हो रहे हैं, अल्सर बन रहे हैं, अब जाके वो एम्पुटेशन के स्टेज में जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक साइंस देखें, जो डायग्नोसिस की आपने बात की है। डायग्नोसिस में हमारे पास 4 क्राइटेरिया। एक हमारे पास एक्सरे, जिसमें डायबिटिक ऑस्टियोपैथी की साइंस आती है, जो सिर्फ एक ऑर्थोपेडिक सर्जन समझ सकता है। अभी एक्सरेज नहीं है, उसमें 4 साइंस है हमारे पास। एक तो उसमें पेरीऑस्टियल रिएक्शन, ऑस्टियोपिनिया, डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद उसमें ऑस्टियोपोरोसिस, कॉर्टिक्स का डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट होगी, वो सर्जन एक्सरे देख के समझेगा। एमआरआई में बोन मैरो एडिमा मिल सकता है। ब्लड सीपी में हमारे पास ईएसआर सीएपी या तो नॉर्मल होगी या थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन ये इतनी स्पेसिफिक नहीं है। इसमें जो है हम सेंसेशन टेस्ट करते हैं, पेशेंट को पिन प्रिक सेंसेशन, वाइब्रेटिंग टूल्स जैसे ट्यूनिंग फॉर्क है, वाइब्रेशन, हमेशा इसमें डीप सेंसेशन जाती है डायबिटीज में ना, ये हम चेक करते हैं। ठंडा है, गर्म, इस तरह से हम पेशेंट की एग्जामिनेशन करेंगे। जब पेशेंट इस स्टेज में आ गया, अगर एक्यूट है तो उसको हम क्या करते हैं, टोटल एक कॉन्टेक्ट कास्ट होती है वो पहना देते हैं। भाई रेडनेस, स्वेलिंग, इसकी जो है 3 से 6 महीने ऑब्जर्वेशन पे होता है, हर 1 से 2 हफ्ते फॉलो अप पे बुलाते हैं। और उसको व्हील चेयर, वेट बेयर फिलहाल अलो नहीं होता, व्हील चेयर हम या क्रचेस से पेशेंट को रखते हैं। लेकिन एडवांस स्टेज आपका आ गया, डिफॉर्मिटी हो गई, अब अल्सर भी है, जख्म भी है, उसकी हम ट्रीटमेंट करेंगे। अगर बोन डिफॉर्मिटी है तो उसके कुछ प्रोसीजर, सर्जिकल रीअलाइनमेंट या फ्यूजन के प्रोसीजर होते हैं। दूसरा डायबिटिक फुट केयर, जिसका हम आखिर में बताएंगे कि किस तरह से हमें डायबिटिक फुट केयर करनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ चारकोड और ये बोन डिस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें आ गई, तो मेरा सवाल यहाँ ये बनता है कि एम्पुटेशन, जिसमें पाँव का कट जाना, किसी अंगूठे के काट देना या कोई भी हिस्से को काट दिया जाता है, एम्पुटेशन कहा जाता है। आम लोग जो उसे कहते हैं कि जी पाँव काट दिया गया, डॉक्टरों ने पाँव काट दिया। अब पाँव काटने के लिए एक ऑर्थोपेडिक सर्जन क्या देखता है, क्या चीज़ें ज़रूरी होना होता है? बाज़ लोग कहते हैं कि जी हमारा अर्ली स्टेज में काट दिया गया, तो पाँव काटने का क्राइटेरिया क्या है, या कोई भी हिस्सा काटने का, एम्पुटेशन के बारे में बताइएगा। देखिए, जो हम एम्पुटेशन करते हैं ना, अब एम्पुटेशन इसमें 3 क्राइटेरिया ये आ रहे हैं। एक होती है ट्रॉमेटिक, ट्रॉमा, चोट लगी, जहां से चोट लग गई, आपकी ब्लड सप्लाई लॉस होगी, वहीं आपकी एम्पुटेशन हो गई, ठीक है ना। आते ही पेशेंट ट्रॉमेटिक एम्पुटेशन के साथ है। दूसरा है ट्यूमर। ट्यूमर के जो केसेस हमारे पास आते हैं उसमें हम बायोप्सी करवाते हैं, पेशेंट की ग्रेडिंग देखते हैं। अब हम डिसाइड करते हैं कि एम्पुटेशन में जाएंगे, रेडिकल रिसेक्शन में जाएंगे, लिम्ब सैल्वेज सर्जरी करेंगे, ठीक है। थर्ड होती है पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। अब डायबिटीज का जो क्राइटेरिया आ रहा है वो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज की तरफ आ रहा है। इसमें जो क्राइटेरिया, इसमें एक होता है एंकल ब्रेकियल इंडेक्स। आपका जो लोअर लिम्ब का जो सिस्टमिक ब्लड प्रेशर है वो अपर लिम्ब के कंपैरिजन कम होता है, और इसकी वैल्यू होती है 0.2, जो कट ऑफ वैल्यू है। अगर ये इससे कम आती है तो पेशेंट में पेरिफेरल आर्टरी डिजीज है। अब पेरिफेरल आर्टरी डिजीज के लिए हम जाएंगे डॉपलर अल्ट्रासाउंड। डॉपलर अल्ट्रासाउंड आपका जो वेस्कुलर जो ब्लड फ्लो है वहां पे ब्लॉकेज शो करेगा। कहाँ पे ब्लॉकेज है? जहां पे ब्लॉक है,
मतलब ब्लड फ्लो नहीं आ रही, उससे अबव लेवल पे एम्पुटेशन करते हैं। और एम्पुटेशन जो हम कर रहे होते हैं, आपने कहा कौन सा हिस्सा कहाँ से काटना चाहिए, ठीक है, इसके डिफरेंट लेवल्स हैं, वो एक लेमैन के हिसाब से बहुत डिटेल में चला जी जाएगा। जी। लेकिन मैं आपको इसमें एक बताऊंगी कि एक क्राइटेरिया हमारे पास ऑर्थोपेडिक्स में वेगनर्स क्लासिफिकेशन, उसमें ग्रेडिंग है, ग्रेडिंग 0 से 5 तक होती है, 6 ग्रेड होते हैं। स्टार्टिंग में देखिए फुट एट रिस्क, अभी पाँव आपका रिस्क में है, आपको एहतियाती तदाबीर क्या करनी चाहिए। उसके बाद 2 ग्रेड आ जाए जिसमें सुपरफिशियल डीप अल्सर, इसके आपके सॉफ्ट टिश्यूज इन्वॉल्व है। फिर आपका डीप अल्सर विद बोन, यहाँ तक हम अब पेशेंट को काटेंगे नहीं, अब यहाँ तक हम क्या करेंगे, डिब्राइडमेंट करेंगे, जो आपकी डेड टिश्यूज हैं उनकी सफाई, डिब्राइडमेंट, क्यूरेटेश करेंगे, ठीक है। ग्रेनुलर टिश्यू हम वेट करेंगे कि अच्छा ग्रेनुलर टिश्यू बन जाए, जहाँ पे ऑक्सीजन डिलीवरी पेशेंट को अच्छी पहुंच रही है, तो वहां पे भी जख्म बढ़ जाता है। लेकिन हम अब ग्रेड 4 और 5 में है ना, अभी लाइन ऑफ डिमार्केशन, गैंग्रीनस चेंजेस हो गई हैं, डॉक्टर पे कंफर्म हो गया है। अभी पाँव काला स्टार्ट, या तो पाँव के जो टोज होते हैं वो 4 फुट गैंग्रीन होती है, ये ग्रेड 4 में आता है, या सारा अगर आपका पाँव काला हो गया तो ग्रेड 5 में आता है। फिर यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया बनता है कि हमें एम्पुटेशन करनी है। लोअर लिम्ब की एम्पुटेशन आप करें तो देखें इसकी जो लेवल्स आपने किए ना, ये मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि इसमें इस तरह से होता है कि अगर जॉइंट है, ट्यूमर में अक्सर हम जॉइंट पे जाते हैं, डिसआर्टिकुलेशन करते हैं, फिर इसके लेवल्स डिफरेंट है। फीमर है, प्रॉक्सिमल, मिड, डिस्टल, अबव नी जाएंगे, बिलो नी जाएंगे, नी डिसआर्टिकुलेशन। टिबियल में भी हाई टिबियल, बिलो जो है ना लो उसमें करेंगे। फिर फुट के अलग अलग ऐसे लेवल्स हैं, कोई एंकल पे जब मेल्यूला है तो सिम्स एम्पुटेशन है, फुट के जो है मिड टार्सल पे करते हैं तो चौपाट एम्पुटेशन है, रे एम्पुटेशन, लिस्फ्रेंग, ये मतलब के डॉक्टर्स कम्युनिटी के हिसाब से है। लेकिन आपने थोड़ा टच किया है तो मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह से हम रखते हैं। दूसरा, अगर हमें फंक्शनल लिम्ब रखनी है, फंक्शनल लिम्ब रखनी है तो हमें उसकी लेंथ रखनी है, तो हम डिस्टल लेवल पे एम्पुटेशन करेंगे। लेकिन हमें कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करना है तो हम प्रॉक्सिमल लेवल पे एम्पुटेशन करते हैं। शुक्रिया। अच्छा, इसी के साथ एक सवाल ये बनता है आप माशाल्लाह वार्ड में भी होते हैं, ओपीडी कर रहे हैं, ज़ियाबतीस के आम तो बहुत सारे हर दूसरे बंदे को हड्डियों का मसला है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं ज़ियाबतीस की, शुगर के जो मरीज़ हैं, ज़्यादा कंप्लेन लेके जब आप ओपीडी कर रहे हैं, और ज़ाहिर बात है आपकी सुपरविज़न भी होगी, आपका एक फैमिली बैकग्राउंड भी है, तो आपके पास ज़्यादातर लोगों की कंप्लेन क्या है, शिकायत क्या है, या उनके मसाइल क्या हैं, जो एक आम लोगों के हैं, शुगर के मरीज़ों के, और उन्हें आप किस तरीके से ट्रीट करते हैं, और क्या वो ट्रीटेबल होते हैं? जी, सबसे पहले तो जैसे आपने एक्सपीरियंस की बात की, अब जो मेरा एक्सपीरियंस स्टार्ट होता है ऑर्थोपेडिक्स में वो है 2016 से। मैं यहाँ पे 2015 हाउस जॉब, 2016 से मैंने 2021 तक पीजीशिप की है। 2.5 साल जो है 2016 टू 19 मैंने जो पीजीशिप किया अंडर सुपरविजन ऑफ प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फिकार अली मसीह, जो मेरे वालिद साहब भी हैं और यहाँ के एक्स एचओडी पीएमसी नवाबशाह में एचओडी रह चुके हैं, ठीक है। उनके 2.5 साल अंडर मैंने काम किया। उसके बाद जो 2.5 साल मेरे रह गए पीजीशिप के, प्रोफेसर डॉक्टर करम अली शाह साहब हैं, उनके अंदर मैंने सुपरविजन काम किया है। 2022 से 2025 तक मैंने यहाँ पे ऑनररी का काम किया है, प्रोफेसर डॉक्टर अजीम आखुन सर के अंडर सुपरविजन काम किया। अभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह 2025 में मैं फैकल्टी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंस नवाबशाह में अपॉइंट होकर आई हूँ। और हमारे पास जो हैं 2 प्रोफेसर हैं अभी, प्रोफेसर डॉक्टर अजीम आखुन जो चेयरमैन एचओडी भी हैं, और उनके अलावा हैं प्रोफेसर डॉक्टर जहूर इलाही सुमरो। ये जितने भी मैंने आपके टीचर्स के नाम लिए, ये ऑर्थोपेडिक्स के जो है ना लीजेंडरी प्रोफेसर्स हैं, जिनके अंडर में मैंने सुपरविजन में काम किया है, उनका एक्सपीरियंस है। और दूसरी ऑर्थो टीम उनके अलावा भी जो है एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर जमीर अब्बासी साहब हैं। और मेरे जो कुलीग्स हैं अभी इस वक्त, जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो मेरे साथ हैं टीम में, वो हैं डॉक्टर किशोर कुमार और डॉक्टर नजीब रहमान, मेरे कुलीग्स हैं, मेरे एज ए ब्रदर, ठीक है ना। और हमारी टीम माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव है और बहुत ही जैसे हेल्पिंग है, जिनके सबके सुपरविजन में मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है। ओपीडी की अगर आप बात करें तो हमारे पास ओपीडी, ठीक है, हम यहाँ पे भी जो है ना सिविल में भी अटेंड कर रहे हैं, लेकिन आपने प्राइवेट ओपीडी जैसे बात की है, मतलब ओवरऑल आपकी सारी ओपीडी ओवरऑल ओपीडी में जो भी मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस अगर बताऊं ना, जो भी पेशेंट डायबिटीज के आए ना, तो पेशेंट हमारे पास व्हील चेयर या बेड रिडन के साथ आए। उनकी जो कंप्लेन मोस्टली है बैक एक,
मतलब अब ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जा रहे हैं। बैक एक पेरिफेरल न्यूरोपैथी, सेंसेशन नहीं है, महसूस नहीं होता, कमर में दर्द है, और फुट में कोई ना कोई नॉन हीलिंग वुंड होगा, फाउल पसी डिस्चार्ज होगी उसमें, और गैंग्रीनस चेंजेस के साथ मैंने अटेंड किए। उनमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैंने 2 ऑस्टियोपोरोसिस और विटामिन डी डेफिशिएंसी उनमें कॉमन देखी है। एक और चीज देखिए, फुट के अलावा अगर मैं डायबिटीज पे बात करूं कि 60 से 70%, मैं कहूंगी 80% डायबिटीज में फ्रोजन शोल्डर बहुत कॉमन है। कंधों का, कुल्हों का जाम होना, लॉस ऑफ, अभी भी आपसे पहले थोड़ी देर पहले जो मेरी ओपीडी थी, फ्रोजन शोल्डर डायबिटीज टाइप पेशेंट था। जैसे एबडक्शन, लॉस ऑफ एबडक्शन, एक्स्ट्रा रोटेशन, कपड़े नहीं पहन सकते, कंघी नहीं दे सकते, ये फ्रोजन शोल्डर भी बहुत पेशेंट में कॉमन है इन्हीं चेंजेस के साथ। और दूसरा एम्पुटेशन, और ये जो हम ओपीडी की बात करें तो उसमें भी पेशेंट के अभी हमारे पास प्रोस्थेसिस है। एम्पुटेटेड अगर लिम्ब हो गई है तो घबराने की बात नहीं। प्रोस्थेसिस मतलब कि एक नकली टांग लगाना, ठीक है, इस तरह से आप आवाम को समझाने के लिए। आपके ऊपर ट्राउजर्स है, कपड़े पहने हो, आप अपनी नॉर्मल सोसाइटी, नॉर्मल रूटीन वर्क अपना कंटिन्यू रखें। आवाम के गमी खुशी में उठे बैठे, उनको हमें साइकोलॉजिकल थेरेपी भी करनी है, उस स्ट्रेस से बाहर भी निकालना है जी patient को। बिल्कुल। तो प्रोस्थेसिस का ऑप्शन है हमारे पास। बहुत शुक्रिया। अब आखिर में मैं चाहूंगा कि आप ज़ियाबतीस के आलमी दिन है, आप लोगों को जो ज़ियाबतीस के मरीज हैं उन्हें आप क्या पैगाम देंगी, उन्हें क्या करना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि ज़ियाबतीस के मरीज ज़्यादातर उस कंडीशन में आते हैं जो बहुत वर्स, खराब से खराब तर होती है। तो आप मरीजों को क्या सजेशन देंगी एक हड्डियों की माहिर डॉक्टर होते हुए? उन्हें कब डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए और अपनी हड्डियों को किस तरीके से महफूज करना चाहिए? आपका पैगाम क्या है? सबसे पहले तो ये कि आप फैमिली हिस्ट्री अगर आप हैं, प्री डायबिटिक स्टेज में हैं, तो आपको डेली अपनी फिजिकल एक्टिविटी आपको मेंटेन करनी है। वॉक करें, जिम जाएं, बोन सप्लीमेंट्स, विटामिन डी, कैल्शियम ले डाइट में, प्री डायबिटिक में। और अगर डायबिटीज हो भी गई है तो अब आपको क्या है कि स्ट्रिक्ट ग्लूकोज मॉनिटरिंग करिए। अब आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी से खुद को बचाना है, चारकोट जॉइंट से बचाना है, एम्पुटेशन से बचाना है, जिसकी वजह से मैं कहूंगी जो डायबिटिक पेशेंट है वो डेली 30 से 40 मिनट्स वॉक करें, ताकि आपकी पेरिफेरल न्यूरोपैथी में ना जाए। शुगर बढ़ेगा तो आपकी जो नर्व्स हैं वो आपकी डैमेज होना स्टार्ट होंगी, ठीक है, इस तरह से आप जहन में रखें। अब मैं आपको बताऊंगी, डायबिटीज हो गई है, अब इसमें डायबिटिक फुट केयर के हवाले से हम एक पैगाम दे रहे हैं, ठीक है। डायबिटिक फुट पे हम बहुत आज का फोकस है। तो आप फुट केयर क्या करेंगे? सबसे पहले फुट इंस्पेक्शन, डेली अपने दोनों पाँव को कंपेयर करें, किसी में कोई चेंजेस तो नहीं आ रही, कोई गर्म टेम्परेचर फील हो रहा है, आपको स्वेलिंग या रेडनेस, इस तरह से कोई भी चेंजेस फील हो। सेकेंड, डेली वॉशिंग, अपना हाइजीन मेंटेन करें। अब देखिए खेतों में, भराड़ियों में जो है नंगे पाँव घूम रहे हैं और पाँव में मिट्टी लगी हुई है, ठीक है। डेली आप वॉश करें पाँव को, और उसके साथ जो फुट के जो टोज है ना, टोज एक्सपोज्ड एरिया, टोज और आपका बॉटम ऑफ द फुट जैसे हील है, यहाँ पे आप वॉश करके उनको ड्राई करके आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है, क्योंकि ये एक्सपोज होते हैं एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम टेम्परेचर की तरफ, उससे हमें बचाना है, ठीक है। ज्यादा ड्राई होने से भी आपको प्रिवेंट करना है। क्रैक्स, दरारें जो पड़ जाती हैं वो भी आपकी आगे चल के आपकी प्रॉब्लम्स है। जी, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए भी, और जो हमारी नाजरीन है उनको अच्छी नॉलेज देने के लिए भी। नाजरीन, जैसा कि आपने सुना, ये माहिर हड्डियों की डॉक्टर हैं। इन्होंने जो आपको एहतियाती तदाबीर बताई हैं, मसाइल बताए हैं, जिन लोगों के पाँव कट जाते हैं उनके लिए नकली पाँव बन जाता है ताकि वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। इसी तरीके से पाँव का ख्याल कैसे रखना है, नंगे पाँव नहीं घूमना है। और शुगर के मरीजों के लिए जो एक बड़ा पैगाम है वो ये है कि अपने पाँवों का इतना ख्याल रखें जितना आप अपने चेहरे का भी ना रखें, क्योंकि आपके पाँव महफूज रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी महफूज रहेगी। इसके अलावा हफ्ते में 150 मिनट आपने लाजमी वॉक करनी है। अब आप इसको जिस मर्जी तकसीम कर लीजिए, वॉक ज़रूरी कीजिए, अच्छी सेहतमंद खाना खाइए, खाना पेट भर के ना खाइए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।